नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, टाइपिंग इंग्लिश में और हिंदी में कितना मांगा गया है और कंप्यूटर की नॉलेज क्या होनी चाहिए, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 5/2/2025 से, यानी कि 5 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो यहाँ पर 8/3/2025 दिया है, यानी कि 8 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको 8/3/2025 तक जमा कराना होगा। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क जमा कराना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व जिसे हम कहते हैं, या फिर हम सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इन्हें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 1000 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट या पिछड़ी जाति कहते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या जनजातियां कहते हैं, या फिर आप पीएच फिजिकल हैंडीकैप्स जिन्हें हम विकलांग कहते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसके लिए 250 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। डेबिट कार्ड से, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो इसमें जो आयु है वो 8/3/2025 यानी कि 8 मार्च 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। कितनी छूट दी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए, उसके नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर 241 पदों की संख्या निकाली गई है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। अब बात करते हैं हम इसमें योग्यता की। तो यहाँ पर स्नातक पास मांगा गया है। आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन स्नातक के साथ साथ इसमें 2 कंडीशंस रखी गई हैं। आपसे टाइपिंग मांगा गया है। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कि इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। जो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 241 वैकेंसी दी गई है। हम डॉक्यूमेंट्स की, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? जैसे कि यहाँ पर आपसे स्नातक पास मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर स्नातक किया है तो उसकी आपके पास डिग्री की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है जो कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए।
उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखने हैं। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना है जिसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है, और एक सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे उसकी भी स्कैन कॉपी रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स का मतलब होता है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उसमें आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे कि आपका नेम, फादर के अलावा डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन उसमें मांगी जाएगी, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो वो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। अगर दोनों सेम है तो आप फिर उसमें परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे। उसके अलावा आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप उसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करना इसलिए जरूरी होता है कि आप अगर उसमें कोई गलती कर देते हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे। प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आगे भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि जब आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है सुरक्षित जब आप उसका एक प्रिंट आउट ले लेते हैं। अगर इसकी आपको अधिक जानकारी लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए निकाला गया है, उसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ग्रामीण डाक सेवक में बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, टोटल पदों की संख्या कितनी है, और किस स्टेट में कितने पद निकाले गए हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो ग्रामीण डाक सेवक की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। प्रारंभिक तिथि आप देख सकते हैं 10/2/2025 दिया है, यानी कि 10 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3/3/2025 दिया है, यानी कि 3 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो एप्लीकेशन फीस आपको 3/3/2025 यानी कि 3 मार्च 2025 तक जमा कराना है। कितना आवेदन शुल्क आपको जमा कराना है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिन्हें हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी, जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, पिछड़ी जाति कहते हैं, या फिर एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर जनजातियां कहते हैं, या फिर आप पीएच में आते हैं, जिन्हें हम फिजिकल हैंडीकैप्स यानी कि विकलांग कहते हैं, तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर जमा नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु 3/3/2025 यानी कि 3 मार्च 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के अनुसार जो भी छूट दी जाती है वो आपको दी जाएगी। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि करेक्शन डेट की। तो जो करेक्शन डेट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है 6 मार्च से 8 मार्च 2025 तक। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन डेट यहाँ पर 6 से 8 मार्च 2025 रखा गया है। कुल पदों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 21,000 से भी ज्यादा पद यहाँ पे दिए गए हैं, 21,413। योग्यता की अगर बात करते हैं तो 10th पास होना जरूरी है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ
10th यानी कि मैट्रिक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना जरूरी है, अगर ये आपको आता है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस स्टेट में है, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 3004 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 2292 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। लोकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हिंदी मेन होता है आपका, तो लोकल लैंग्वेज हिंदी आपको आना चाहिए। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिल आपको आनी चाहिए। असम की बात करें तो 1870 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, तो आसामी आपको आनी चाहिए। केरल की बात करें तो 1385 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 1314 वैकेंसी दी गई है, तो मध्य प्रदेश में भी हिंदी का लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर 1260 वैकेंसी निकाली गई है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 1215 वैकेंसी दी गई है। गुजरात के लिए 1203 वैकेंसी है, तो गुजरात में आपको गुजराती आना जरूरी है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 1135 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और उड़ीसा की बात करें तो 1101 वैकेंसी दी गई है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कन्नड़ आपको आनी चाहिए, उड़ीसा के लिए उड़िया आपको आनी चाहिए, तो ये लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर 1000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, जहाँ पर 923 वैकेंसी हैं, तो आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद देखिए तेलंगाना यहाँ पे दिया है 519 वैकेंसी है, तो तेलंगाना आपको आना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो 568 वैकेंसी दी गई है, तो उत्तराखंड में आपके पास हिंदी आना अनिवार्य है। बिहार की अगर बात करें तो 783 वैकेंसी दी है, तो आपके पास भोजपुरी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 638 वैकेंसी निकाली गई है। दिल्ली में बात करें जिसे हम नेशनल कैपिटल कहते हैं, तो 30 वैकेंसी दिल्ली के अंदर यहाँ पर निकाली गई है जीडीएस के लिए, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए। हरियाणा जहां पर हिंदी लैंग्वेज मेनली बोला जाता है या हरियाणवी बोली जाती है, तो 82 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। हिमाचल प्रदेश में 331 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर 255 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई, कश्मीरी लैंग्वेज आपको यहाँ पर आनी चाहिए। झारखंड की अगर बात करें तो 822 वैकेंसी है। पंजाब में 400 वैकेंसी दी गई है, तो आपको पंजाबी आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। 25 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो ये आपका स्टेट वाइज यहाँ पे दिया गया है, किस स्टेट में कौन सी लोकल लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए। बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो जब भी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपकी योग्यता के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10th पास मांगा गया है इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट के साथ, तो उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। उसके बाद बात करते हैं फोटो की, तो आप एक A4 साइज फोटोग्राफ रखेंगे, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो आप एक पेज पर सिग्नेचर कर उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रेडी रखने हैं, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की, तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों आपको देना होता है। आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आप उसमें फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे, और प्रीव्यू चेक करने पर आपको अगर लगता है कि सारी एंट्रीज सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती आपने की है तो आप उसे सुधारेंगे
देंगे और उसके बाद उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। तो जब इसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है। प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट रहता है, आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भर्ती में आगे जरूरी है। अधिक जानकारी आपको लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए आप GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का जो नोटिफिकेशन है जनवरी 2025 का उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो ग्रामीण डाक सेवक की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।